हेलो गाइस, माई सेल्फ कृष्ण कुमार पटेल। मैं आपको अपने चैनल नॉलेज पावर में स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज की क्लास में हम सिक्स क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे तथा सिक्स क्लास की हिस्ट्री से लेकर ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री तथा सभी एनसीईआरटी की धीरे धीरे हम कवर करेंगे। सो दोस्तों, चलिए हम आज की सिक्स क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में आता है रसीदा का सवाल। रसीदा एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ती रहती है और वो पढ़ती है 100 साल पहले एक वर्ड, जिसमें उसको क्वेश्चन आता है कि 100 साल के बारे में हम कैसे जानेंगे, क्या होता था 100 साल पहले। तो क्वेश्चन होता है कि हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या हमको अतीत के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है अतीत के बारे में एक्यूरेट हमको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि अतीत में क्या होना था, बट कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं कि हमारे पूर्वज अतीत में क्या करते थे, तो बीते ज़माने में क्या किया करते थे। जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि कैसे कपड़े पहने हुए हैं ये लोग। बच्चे को भी आप देख सकते हैं क्या खा रहे, क्या कैसे रहते थे लोग, कैसे ढोते थे, खाने के लिए सामान लाते थे, कैसे खाना बनाया जाता था, कैसे ये लोग काम करते थे, औजार हथियार बनाते थे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और कैसा उनका जीवन रहता था। जैसे कि इतिहास में हम आर्किटेक्टों के बारे में जान सकते हैं। ये जैसे कि ये सामान मार के मांस वगैरह लाया जा रहा है, ये कीटक ही कहलाते हैं। पशुपालक के बारे में भी देख सकते हैं, जो पशु का पालन करते थे, जो कृषक होते थे, खेती किसान करते थे। राजा महाराजा शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, जो पंडित वगैरह, और शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिक जीवन, इन सब के बारे में जाना जा सकता है कि अतीत में ये सब क्या करते थे। और इसी के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि क्या, कैसे लोग कैसे जीवन बिताते थे, कैसे रहते थे। इसी सब के बारे में हम लोग आगे अगली कक्षाओं में इन सब का ज्ञान अर्जित करेंगे। देखते हैं अब कि अब लोग रहते कहाँ थे। आज सबसे बिगिनिंग पीरियड में लोग रह कहाँ रहे थे। तो देखते हैं नर्मदा नदी के तट पर, जो नर्मदा नदी है अपनी, उसके तट पर लोग रहते थे। देखिए, नर्मदा नदी आपकी पड़ेगी यहाँ पे समथिंग। नर्मदा नदी आपको पड़ जाएगी मध्य प्रदेश समथिंग, ये होगी नर्मदा नदी आपकी। इसके तट पे भी लोग रहते थे। और क्या है आपका, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर आपका पड़ जाएगा, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में ही है। सुलेमान और किरथर यहीं पे समथिंग है। तो यहाँ पे लोग, ये तो सिंधु सभ्यता ही पूरी तरह से हो जाता है। तो यही बताया हुआ है कि पुराने ज़माने में लोग नर्मदा नदी के तट पर, क्योंकि पानी की उपलब्धता बहुत आसानी से होती थी। नर्मदा नदी के तट सुलेमान और किरतह दो पहाड़ी हैं उत्तर पश्चिम में, जहाँ लोग 8,000 वर्ष पूर्व गेहूँ और जौ, जो सबसे प्रथम फसल है, कि पूछा जाता है सिंधु सभ्यता जब संघर्ष होता है, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे प्रथम आपका आता है जौ, फिर गेहूँ, यही सब सबसे पहले उगाया गया था। फसलों का उपार्जन होता है कब, 8,000 वर्ष पहले। भेड़, बकरी, गाय, बैल पालतू जानवर बनाए गए। उत्तर भारत में आप जाएंगे तो गारो, और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में लोग कृषि का विकास, मतलब उत्तर भारत में जाएं, उत्तर भारत में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी में लोग कृषि का विकास हुआ। चावल सबसे पहले उगाया गया। तो आप गारो की पहाड़ियाँ समथिंग यहाँ हैं, और मध्य भारत आपका विंध्य, यहाँ पे कृषि का विकास हुआ और सबसे प्रथम क्या उगाया गया, चावल। अब आते हैं सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। सहायक नदियाँ वो है नदियाँ क्या होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उन सबको सहायक नदियाँ बोला जाता है। जैसे कि आप देखेंगे सिंधु नदी की, सिंधु नदी ये है आपकी इंडस,
जिसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, ये आपकी चली गई है सिंधु। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है आपकी? रावी हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, सतलज हो गई। ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ गंगा और इसकी सहायक नदियाँ। गंगा आपकी यहाँ पे समथिंग आएगी गंगा। ये गंगा आपकी यहाँ पे होगी। गंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी कब से? 2500 वर्ष पूर्व के आरंभिक नगर का विकास हो। आप तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ही आपका, जो 2500 वर्ष पूर्व मतलब 4700 वर्ष पूर्व सैंधव सभ्यता आपकी ये है ही, जो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो आपका आ गया, आपका लोथल, ये सब लोथल, कालीबंगा, ये सब सिंधु सभ्यता में ही आते हैं, जो सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुए थे। तो गंगा के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र, मतलब वर्तमान में जो बिहार है आपका, ये वाला ही का गंगा यहीं पे है आपकी। शक्तिशाली शासक मगध आपको जानते होंगे, जो वर्तमान मगध सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे। और कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, बस इतना ही आपकी बुक में दिया गया है। ये देखिए आपका नदी आया था, क्योंकि इंडस है आपका। आपका इंडस हो जाता है, फिर झेलम है आपकी, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर सतलुज है। ये चारों नदियाँ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चारों नदियाँ ही सिंधु सभ्यता में बहुत ज़्यादा उपयोग होगी। गंगा में आपकी ये गंगा हो गई आपकी। अब गंगा की देखिए, यमुना हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, ये सब सहायक नदियाँ हो जाती हैं। सोन हो गई आपकी, घाघरा, कोसी, ये सब जा कर के नर्मदा आपकी ये हो गई। जैसे कि पढ़ा था हमने, नर्मदा नदी, जहाँ पे जहाँ पे भी लोग आरंभिक लोग मिले थे। अब आगे बढ़ते हैं। लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, और जैसे जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, अपने विचार और समझ का आदान प्रदान करते थे। इसीलिए संस्कृति और रीति रिवाजों का भी आदान प्रदान होता था। बस यही लिखा हुआ है बुक में आपका, कुछ खास इस पे दिया नहीं गया हुआ है। फिर आते हैं देश का नाम। देश का नाम कैसे पढ़ा? देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडस एक ईरानी यूनानी वर्ड है, और इसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी व यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। तो आपका देख लेते हैं। देखिए, जो यूरानी लोग आते थे, इधर से आते थे। ये सिंधु नदी हो गई। ये सिंधु नदी हो गई आपका। सिंधु नदी को आप वो इंडस बोलते थे, इसको आप देख रहे हैं, इंडस इंग्लिश वर्ड है का, ईरानी टाइप का वर्ड है। इसको इंडस बोलते थे, इंदोस या इंदोस। और इसके इस पार के भाग को, पूर्वी भाग को क्या बोलते थे? इंडिया। यही चीज़ उस पर दिया हुआ है। तो यही चीज़ कि उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी सिंधु को हिंदोस या इंदोस बोलते थे, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि उत्तर प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। वही चीज़ जो मैंने दिखाया कि सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता जैसे ये ईरानी यहाँ से आते थे, ये सिंधु सभ्यता हो गई। तो सिंधु नदी किनारे सिंधु सभ्यता जो बसी है, तो सिंधु नदी हो गई। और सिंधु को इंदोस बोलते थे, और इसके पूर्वी भाग को, मतलब इंडिया को, या जो भी भाग था यहाँ पे, क्योंकि अब बंटवारे से पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, जो सिंधु सभ्यता ही जो जिसको बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते थे रानी रानी लोग? इंडिया। इस तरह से नाम था। भारत क्या है, एक उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। मतलब जो भारत शब्द है, ये उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, ये सिंधु सभ्यता वाले लोग, इनके लिए क्या उपयोग किया जाता था? भारत वर्ड, मतलब उपयोग किया जाता है, जिसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है, जो भारत से बाद में भारत हो गया। 3500 वर्ष पूर्व की कहती है ऋग्वेद। अपने 4 वेद है, 4 वेद में से एक वेद है ऋग्वेद।
चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें से एक कहती है आपकी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही उल्लेख किया गया भरत जाति का, जो उत्तर पश्चिमी लोग, मतलब उत्तर पश्चिमी यही आपका कश्मीर उत्तर हो गया, और ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम मतलब संदेश सभ्यता वाले को विभागों के लोग को भरत को वर्ड का उपयोग किया जाता था। अतीत के बारे में हम अतीत में लिखी पुस्तकों के पढ़कर भी जान सकते हैं। अतीत में क्या होता था, पुस्तकें प्रिंटिंग मशीन वह थी नहीं, हाथ से लोग लिखते थे, जिसको पांडुलिपि, हाथ से लिखे जिसको जो भी थी उसको पांडुलिपि कहा जाता था। इंग्लिश में मनुस्क्रिप्ट कहते थे। इंग्लिश वर्ड है मनुस्क्रिप्ट, मनु लैटिन, स्क्रिप्ट वही होता है जो भी लिखा हुआ है। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या आ गया कि जो भी पहले के ज़माने में इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट, हिंदी में पांडुलिपि। तो पांडुलिपियाँ बोलते हैं जो हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि, पांडुलिपि कहाँ लिखी होती थी? ताड़पत्रों और हिमालय में भुज नामक पेड़ जो मिलता था उसकी छाल से भोजपत्र तैयार किया था। भोजपत्र आपने देखा होगा, समथिंग यही होता है भोजपत्र, ये ऐसे ही उस पर लिखा जाता था। जो भुज नामक, आप याद रखिएगा, भुज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता था। और ये भुज नामक का पेड़ कहाँ मिलता था? हिमालय में। देखिए अब आता है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है जो पत्थर और कठोर धातु, मतलब जो भी उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे, जैसे कि गड्ढा कर करके लिखा जाता था, जो इसमें राजा रानियों की कहानी, विजय गाथा, स्त्री पुरुष का विवरण मिलता है, और लोग कैसे रहते थे, कैसे निवास करते थे, लोगों का पहनावा क्या था, कई बार ये जानकारियाँ मिल जाती थी। कौन कौन सी राजा ने लड़ाइयाँ लड़ी, क्या कैसे कानून थे, ये सब की जानकारियाँ भी आपको अभिलेख से प्राप्त हो जाती हैं। फिर आते हैं पुरातत्व। पुरातत्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। पुरातत्वविद क्या कौन होते हैं? जो भी पत्थर, ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं जो पुराने समय में उपयोगी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी पुराने समय की बिल्डिंगें हैं, मूर्तियां हैं और चित्रें हैं, अवशेष जो भी बचे हुए हैं, उन सब का अध्ययन करें। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं ये कैसे खंडहर है, इन सब का अध्ययन, गुफाओं में कैसे चित्र बन रहते थे, इन सब का अध्ययन, और इन सब से वो निष्कर्ष निकालते थे, बताते हुए लोग। ये पुराने औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों व हड्डियों की छानबीन और खुदाई करके निष्कर्ष निकालते हैं। वही चीज़ हुई कि जो भी पुराने हथियार मिलते थे, हड्डियाँ मिलती थी, आभूषण, सिक्के, उन सब की खुदाई करते थे और उन सब को बारीकी से परीक्षण करते थे, उसके बाद निष्कर्ष देते थे, और उसके ईसवी सन का पता लगाते थे रेडियो ट्यूब प्रणाली द्वारा। यही है इसमें। फिर आते हैं इतिहासकार। इतिहासकार कौन होते थे? इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं और विवरण देते हैं, तथा पांडुलिपियों और अभिलेखों और पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों को वो स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब जो भी पुरातत्व लोग खोजते हैं और अतीत के बारे में पढ़ते हैं और अपना निष्कर्ष निकालते हैं, ऐसे इतिहास के लोग पढ़ाई करते हैं अतीत के बारे में, कि जैसे संदर्भ सभ्यता में लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या कैसे होता था, क्या क्या मिला है। ऐसे ही इतिहासकार उसके बारे में स्रोतों का अध्ययन कर, स्रोतों को देख करके इतिहास के बारे में अध्ययन करते थे। अब आता है एक मोस्ट चीज़ इस चैप्टर में दी हुई है, जो काफ़ी बार कंफ्यूजन हो सकता है बेसिक टाइम पे। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईपू, मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट फुल फॉर्म ईसा पूर्व। कभी तो क्या होता था बिफोर क्राइस्ट और ईसा पूर्व? बिफोर क्राइस्ट का मतलब होगा ईसा मसीह के जन्म से पहले, क्राइस्ट के जन्म से पहले कहा गया। जैसे कि मान लीजिए ये ईसा मसीह का जन्मदिन है, जो ये लाइन है, और इसके इस बार बिफोर क्राइस्ट जिस पे लिखा हुआ BCE, बिफोर क्राइस्ट, BC भी लिखा हुआ बिफोर क्राइस्ट। मतलब मान लीजिए किसी का जन्म ईसा मसीह के जन्म के 218 वर्ष पहले हुआ था, तो इसको क्या बोलेंगे? 218 BC।
तो वही 218 बीसी का मतलब क्या हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के 218 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को एक तरह से मानक माना गया है कि उसके जन्म से पहले जिसका भी जन्म हुआ था उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते थे। कभी कभी इसके आगे क्या है, कभी कभी तिथियों में एडी में हिंदी एडी और ईस्वी हिंदी में लिखा होता था। इसका मतलब होता है एडी का एनो डोमनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से। अगर सी का बोले क्या, तो सी क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद कॉमन इरा जिसको बोलते हैं, या एडी जिसको एनो डोमनी। तो ईसा मसीह के जन्म से, मतलब ईसा मसीह के जन्म से एनो डोमनी, जिसको कॉमन इरा जिसे बोलते हैं सी। तो जैसे कि वर्तमान में 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, तो ये एडी पहले लिख देंगे 1950। देखिए बीसी बाद में लिखते हैं, एडी पहले लिख देते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1950 वर्ष बाद हमारे देश में संविधान लागू हुआ। और अभी ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्ष मान के चलिए समथिंग हम लोग वर्तमान में हैं। तो ये हो गया आपका बीसी और एडी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब आते हैं, कभी कभी एडी की जगह आपने क्या देखा होगा, सीई। एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई होता है। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, जैसे बताया था मैंने। बीसी का भी फोर कॉमन एरा हो जाता है। भारत में पहले क्या था, भारत में जब अंग्रेज आए और उन्होंने हुकूमत की, तब इन्होंने आकर के अपने देश में ऐसी तिथियां लागू की। अपना हिंदी वर्ष अलग ही है और इनका एक ये वाला वर्ष अलग ही है। तो भारत में 200 साल पहले, मतलब बहुत पहले नहीं, तो अभी 200 साल पहले से ही अपने यहाँ ये सब चीज़ें लागू हुई हैं। यही आप देख सकते हैं, सी कॉमन एरा। और ये हो गया आपका कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो इस चैप्टर में दी हुई हैं, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। जैसे कि सैंडो सप्ताह आपकी पाषाण, जैसे कि हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, पहले आता है पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, फिर आता है मध्य पाषाण युग, फिर आता है पूरा पाषाण युग, फिर आता है आपका मध्य पाषाण युग, फिर आता है आपका नव पाषाण युग। ये समथिंग आता है 20 लाख से आपका आ जाता है 12,000 वर्ष। और ये आपका जाता है 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष। और नव पाषाण युग आता है आपका 10,000 से आपका यही समथिंग 10,000 वर्ष से आपका ये चालू हो जाता है। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कब तक का नौपाषाण युग का लास्ट माना गया है। तो आपका कृषि का आरंभ क्या हुआ, नौपाषाण युग में हुआ, एक तरह से 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के 4,000, मतलब कृषि का आरंभ बहुत पहले हो गया था। सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर बसा था 4,000, मतलब कृषि के आविष्कार के 4,000 वर्ष बाद आपकी सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रथम नगर आपका बसा था। वर्तमान जो हम हैं समय से कितने हैं, 2,000 वर्ष पूर्व अभी क्राइस्ट के, जिसमें एडी आपका 2,000 एडी, एडी 2,000 आपका ऐसे लिख सकते हैं आपको हम लोग हैं। तो क्या हुआ, कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व, और उसके 4,000, मतलब 4,000, 3,300 समथिंग वर्ष बाद आपका आरंभ हुआ सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर का बसा। फिर आपका वर्तमान बिफोर क्राइस्ट से लगभग 2,000 वर्ष हम लोग बाद में। तो दोस्तों ये था 6 क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक का प्रथम चैप्टर, जो यूपीएससी प्रोस्पेक्ट के और तथा एग्ज़ाम बोर्ड के प्रोस्पेक्ट से आपको मैंने पढ़ाया। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अब मेरे अगले नेक्स्ट चैप्टर और इसके आगे वाले वीडियो, ज्ञानपूर्ण वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर इनेबल कर लें। तो अगेन दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।